प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल शनिवार को पूरा हो गया। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने देश की जनता के नाम एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शनों का सौभाग्य मिलता, लेकिन कोरोना के चलते जो परिस्थितियां बनी हैं, उनमें इस चिट्ठी के द्वारा आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चिट्ठी में पहले कार्यकाल का जिक्र किया। इसके बाद दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियों को गिनाया। पीएम मोदी ने जनता के नाम चिट्ठी के जरिए लोगों से संवाद किया। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के पत्र की खास बातें। पीएम मोदी ने लिखा कि आज से 1 साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी काफी बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज ये दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का। 2014 में जनता ने देश में एक बड़े परिवर्तन के लिए वोट किया था। देश की नीति और रीति बदलने के लिए वोट किया था। उन 5 सालों में देश ने व्यवस्थाओं को जड़ता और भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकलते हुए देखा है। पीएम मोदी ने लिखा कि 2019 में आपका आशीर्वाद देश के बड़े सपनों के लिए था, आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए था। इस 1 साल में लिए गए फैसले इन्हीं बड़े सपनों की उड़ान है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर आज देश सामाजिक हो या आर्थिक, वैश्विक हो या आंतरिक, हर दिशा में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि पिछले 1 साल में कुछ खास निर्णय ज्यादा चर्चा में रहे और इस वजह से इन उपलब्धियों का स्मृति में रहना भी बहुत स्वाभाविक है। अनुच्छेद 370, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून, ये सारी उपलब्धियां सभी को याद है। पीएम ने लिखा कि एक के बाद एक हुए इन ऐतिहासिक निर्णयों के बीच अनेक फैसले और बदलाव ऐसे भी हैं जिन्होंने भारत की विकास यात्रा को नई गति और नए लक्ष्य दिए हैं, लोगों की अपेक्षाओं को भी पूरा किया है। अपनी चिट्ठी में पीएम ने लिखा कि देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक साथियों सभी के लिए 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए के नियमित मासिक पेंशन की सुविधा सुनिश्चित हुई। सामान्य ज्ञान के हित से जुड़े बेहतर कानून बने, इसके लिए भी पिछले 1 साल में तेजी से काम हुआ और पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही वजह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो, चिट फंड कानून में संशोधन हो, दिव्यांगों, महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा देने वाले कानून हो, ये सब तेजी से बन गए हैं। पीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि हम तेज गति से आगे बढ़ रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा, लेकिन आज आपने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं ने कोरोना वायरस का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर भारत ने ये दिखाया कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। पीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ या सुविधा न हुई हो। श्रमिक, प्रवासी मजदूर भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, सब तमाम लोगों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिशें कर रहे हैं। पीएम ने अपनी चिट्ठी में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए अम्फान चक्रवात का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए अम्फान चक्रवात के दौरान जिस हौसले के साथ वहां के लोगों ने परिस्थितियों का सामना किया, चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम किया, वो भी हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा है। पीएम ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए अपनी चिट्ठी में लिखा कि आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया कदम है। भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पहले कोरोना वायरस और अब हांगकांग को लेकर बिफरे अमेरिका ने चीन के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीनी कब्जे का आरोप लगाते हुए इस यूएन स्वास्थ्य संस्था से अमेरिका के रिश्ते तोड़ने का ऐलान किया, वहीं चीन के खिलाफ नए प्रतिबंधों का भी ऐलान किया है। इसमें हांगकांग में प्रशासन के लिए जिम्मेदार चीनी अधिकारियों के अमेरिका आवाजाही पर पाबंदियां लागू करने के साथ ही कई रियायतों को खत्म करने की घोषणा की गई है। चीन पर तीखा हमला करते हुए ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस के संदर्भ में चीनी अधिकारियों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्टिंग की अपनी जवाबदेही को नजरअंदाज किया। इसके साथ ही विश्व को गुमराह करने के लिए WHO पर दबाव डाला। चीन में पहली बार हुई कोरोना वायरस की पहचान के बाद से अब तक लाखों लोगों की जान जा चुकी है और बहुत भारी आर्थिक नुकसान हो चुका है।
व्हाइट हाउस में अपने आला अधिकारियों के साथ मीडिया से रूबरू ट्रंप ने कहा कि WHO पर चीन का पूरा नियंत्रण है, जबकि चीन यहां केवल $4 करोड़ का योगदान देता है और अमेरिका $45 करोड़ का। विश्व स्वास्थ्य संगठन की व्यवस्था में सुधार का हवाला देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना था कि इस बाबत जरूरी सुधारों को लागू करवाने का प्रयास किया गया, लेकिन इस बारे में न तो हमारे अनुरोध पर कोई सुनवाई हुई और न ही जरूरी सुधारों पर कोई कार्रवाई। ऐसे में अमेरिका ने फैसला लिया है कि वो विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने रिश्तों को खत्म कर रहा है। अमेरिका अपने धन का इस्तेमाल विश्व स्वास्थ्य की अन्य परियोजनाओं के लिए करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से जवाबदेही की मांग करते हुए सवाल उठाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि वुहान से निकला वायरस बीजिंग या चीन के अन्य हिस्सों में जाने की बजाय यूरोप और अमेरिका में फैल गया। उनका कहना था कि इस वायरस के कारण हुआ जान माल का नुकसान काफी बड़ा है और इसके लिए चीन को दुनिया के आगे जवाब देना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने जहां चीन की सीमा विवाद और दक्षिण चीन सागर के मतभेदों का मुद्दा उठाया, वहीं हांगकांग के बहाने भी चीन को घेरा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर वादा खिलाफी और धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए कई प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। इस कड़ी में ट्रंप ने चीन के कुछ लोगों को सुरक्षा खतरा बताते हुए उनके अहम अमेरिकी विश्वविद्यालय शोध संस्थाओं में आने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही चीनी कंपनियों के अमेरिका में वित्तीय कामकाज की जांच राष्ट्रपति के विशेष कार्य समूह को देने का भी फैसला सुनाया। वहीं हांगकांग के मुद्दे पर चीन को कटघरे में खड़ा करते हुए ट्रंप ने चीन के उन प्रशासनिक लोगों के अमेरिका में आवाजाही पर रोक का ऐलान किया जो हांगकांग में दबाव की नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसी कड़ी में अमेरिका ने जहां हांगकांग के लिए अब तक दी जा रही कारोबारी रियायतें वापस लेने की घोषणा की, वहीं हांगकांग के लिए अमेरिकी विदेश विभाग की ट्रैवल एडवाइजरी में भी बदलाव का फैसला लिया। इस निर्णय के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप ने हांगकांग में बढ़ती निगरानी और जासूसी को एक वजह बताया है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। तुषार मेहता के बाद अब पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने कपिल सिब्बल एंड कंपनी की बैंड बजाई। उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग जो निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे अदालतों के माध्यम से अपनी इच्छा सरकार पर थोप सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी फैसले और यहाँ तक कि एक न्यायाधीश की आलोचना की जा सकती है, लेकिन उसके लिए उद्देश्यों का जिम्मेदार ठहराना गलत है। साल्वे ने एक वेबिनार के दौरान कहा कि ये कहना कि कोई निर्णय किसी राजनीतिक दल का पक्ष लेना है या न्यायाधीश ने राजनीतिक दल के पक्ष में काम किया है, गलत है। आप ये कहते हुए किसी फैसले की आलोचना कर सकते हैं कि न्यायाधीश ने रूढ़िवादी लाइन ली है। साल्वे ने कहा कि कुछ लोगों को राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की आदत है। जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वे कहते हैं कि जज इस वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं। साल्वे ने कहा कि कुछ लोग ये कहकर सीमाओं को तोड़ रहे हैं कि प्रवासियों के मामले को हैंडल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट F ग्रेड का हकदार है। मैं इन लेखों को पढ़ता रहता हूँ, वे गलत हैं। बहुत से लोग जो निर्वाचित नहीं हैं, उन्हें लगता है कि वे अदालतों के माध्यम से अपनी इच्छा सरकार पर थोप सकते हैं। कोई भी प्रवासियों के मामले में अदालत की ये कहकर आलोचना कर सकता है कि अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए था या नहीं, लेकिन ये कहना कि अदालत सरकार से डर गई है, गलत है। अभी एक दिन पहले ही प्रवासी मजदूरों को वापस घर भेजे जाने पर हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हस्तक्षेप की अर्जी दाखिल करने वाले लोगों को सुने जाने का विरोध करते हुए कहा था कि अदालत को राजनीतिक मंच नहीं बनने देना चाहिए। मेहता ने कहा कि जिन लोगों ने हस्तक्षेप अर्जी दाखिल की है और मजदूरों की समस्या पर कोर्ट में बहस करना चाहते हैं, उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने खुद इस दिशा में क्या किया। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। दंगल गर्ल जायरा वसीम पिछले 1 साल से लगातार विवादों में चल रही हैं। एक बार फिर जायरा वसीम सोशल मीडिया ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। उन्होंने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट भी कर दिया है। दरअसल जायरा ने गुरुवार को भारत में टिड्डियों के हमले को इंसान के कर्मों का फल बताया था। उनके इस ट्वीट के बाद लोगों ने जायरा को ट्रोल करना शुरू कर दिया। जायरा वसीम ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर इस्लाम की धार्मिक किताब कुरान की एक आयत का जिक्र करते हुए लिखा था कि टिड्डियों का हमला और अन्य आपदाएं जो भी मौजूदा दौर में देखने को मिल रही है, वो सब इंसान के बुरे कर्मों का फल है। जायरा ने टिड्डियों के हमले को अल्लाह का कहर बताया। जायरा इस ट्वीट के बाद ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। मजबूरी में पहले उन्हें ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा और बाद में उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट ही बंद कर दिया।
हाल ही में जायरा वसीम की सोशल मीडिया पर भारतीय कुश्ती पहलवान बबीता फोगाट से भिड़ंत हो गई। इस पर भी उन्हें ट्रोल होना पड़ा था। दरअसल तबलीगी जमात को लेकर बबीता फोगाट ने एक ट्वीट किया था जिसकी आलोचना हो रही थी। इस आलोचना को देखते हुए बबीता फोगाट ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि वो जायरा वसीम नहीं है जो किसी के कहने पर चुप बैठ जाएंगी। बबीता फोगाट की बात का अप्रत्यक्ष तौर पर जवाब देते हुए जायरा वसीम ने कहा था कि अपने अहंकार से अपने अज्ञान को मजबूत न होने दें। जब आप सच की तलाश करते हैं तो विनम्रता के साथ करें। गौरतलब है कि जायरा वसीम ने पिछले साल फिल्मों से संन्यास लेने का ऐलान किया था। जायरा ने कहा था कि एक्टिंग और फिल्में उनके धर्म के आड़े आ रहे हैं। इसे लेकर काफी लंबे वक्त तक चर्चा चली थी। जायरा वसीम आखिरी बार फिल्म द स्काई इज पिंक में नजर आई थी। ये फिल्म उनके संन्यास लेने के बाद रिलीज हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अदालत के सहारे समानांतर सरकार चलाने की कोशिशों में लगी कांग्रेस और उसके वकीलों को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि चुनाव में हारे हुए लोग अदालतों के सहारे राजनीति को नियंत्रित नहीं कर सकते। लॉकडाउन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सवाल उठाने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी तो उनके मुख्यमंत्री ही नहीं सुनते। इसका यही मतलब है कि उनकी बात में या तो कोई वजन नहीं है या उनकी बातों को उनके मुख्यमंत्री गंभीरता से नहीं लेते। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वक्त एकजुटता का है, राजनीति तो बाद में भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने लॉकडाउन का विरोध किया, डॉक्टरों कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में ताली थाली बजाने का विरोध किया, देश में दीप जला, देश में झोपड़ियों में भी दीप जले, लेकिन उसका भी विरोध किया। लॉकडाउन को लेकर राहुल गांधी के हमलों पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनकी तो खुद उनके मुख्यमंत्री ही नहीं सुनते। कानून मंत्री ने कहा कि सवाल ये है कि राहुल गांधी की बात उनके मुख्यमंत्री क्यों नहीं सुनते। अमरिंदर सिंह ने पंजाब में सबसे पहले कर्फ्यू लगा दिया, लॉकडाउन लगाया, राजस्थान ने भी यही किया। महाराष्ट्र में ये हुआ या नहीं हुआ? उन्होंने प्रधानमंत्री की बैठक से पहले ही कह दिया कि 31 मई तक हमने बढ़ा दिया। अभी देश को एक साथ संकल्प के साथ कोरोना से लड़ना है। राहुल को उनके मुख्यमंत्री ही नहीं सुनते तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? या तो उनकी बात पे वजन नहीं है या फिर उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार मजदूरों की पीड़ा कम करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रवासी मजदूरों की पीड़ा से हम सभी दुखी हैं। मैं तो बिहार से आता हूँ, वहाँ बड़ी संख्या में मजदूर लौट के गए हैं। ये त्रासदी है। उनके लिए 3500 गाड़ियाँ की गई या नहीं, 3 महीने का भोजन दिया गया या नहीं, भारत सरकार ने मजदूरों के क्वारंटीन स्क्रीनिंग वगैरह के लिए राज्यों को आपदा फंड से 11,000 करोड़ रुपए दिए या नहीं, उनके लिए मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए दिया है या नहीं। अभी फैसला हुआ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 31 मई के बाद लोगों को छूट तो कुछ ज्यादा मिलेगी ही, राज्य सरकारों को भी पहले की तुलना में फैसले लेने के ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जून से राज्य में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिए जाने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी के इस ऐलान में 31 मई के बाद के भारत की कोई तस्वीर भी देखी जा सकती है क्या? कोरोना संकट में ममता बनर्जी का फैसला भी ठीक वैसा ही है जैसा अशोक गहलोत और कैप्टन अमरिंदर सिंह का रहा। जैसे राजस्थान और पंजाब में सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया गया, वैसे ही पश्चिम बंगाल में उसे खोलने की तैयारी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल में 1 जून को सुबह 10 बजे धार्मिक स्थल खोल दिए जाएंगे और ये आदेश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सभी पर लागू होगा। ममता बनर्जी की घोषणा से पहले खबर ये भी आई है कि कोविड टास्क फोर्स के 2 पैनल्स ने लॉकडाउन को हटाने की सलाह दी है, लेकिन वे भी धार्मिक स्थलों के साथ साथ स्कूल, कॉलेजेस और मॉल्स को बंद रखे जाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन अब उनका विरोध ट्रेनों में भीड़ को लेकर है। ममता बनर्जी का कहना है कि रेलवे प्रवासी मजदूरों को एक ही ट्रेन में हजारों की संख्या में भेजा जा रहा है, ज्यादा ट्रेनें क्यों नहीं दी जा रही? ममता बनर्जी का दावा है कि 2 महीने में कोविड-19 पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है और अब मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बाहर से लोग लौट रहे हैं। सीनियर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी रवि ने आगाह किया है कि अगर 31 मई के बाद लॉकडाउन में ज्यादा छूट दी गई
तो कोरोना वायरस संक्रमण में बेतहाशा बढ़ोतरी होगी और साल के आखिर आते आते हालात ये हो सकते हैं कि देश की आधी आबादी कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी के फैसले को किस नजरिए से देखा जाना चाहिए। 1 जून से लॉकडाउन खत्म होने के तौर पर या पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच नए सिरे से टकराव शुरू होने का संकेत समझा जाए। केंद्र सरकार ममता बनर्जी की सरकार को कई बार नोटिस भेज चुकी है। केंद्र की टीम पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद ये पाया कि लॉकडाउन की गाइडलाइन का ठीक से पालन नहीं हो रहा। नोटिस में भी ऐसे ही सवाल उठाए गए हैं कि बाजार खुले हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ये तो समझ आ रहा है कि चुनाव की घड़ी करीब आता देख ममता बनर्जी ने ये फैसला लिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी भी अम्फान तूफान से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और खुद ममता बनर्जी ही बता चुकी हैं कि कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी दी है। अब तो केंद्र सरकार की तरफ से लॉकडाउन को लेकर कोई घोषणा होने से पहले ही ममता बनर्जी ने जो फैसला लिया है वो तो लॉकडाउन खत्म करने जैसा ही लगता है। जब लॉकडाउन में बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ती है, जब शराब की दुकानें खुलने पर लोग टूट पड़ते हैं, फिर धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ी तो कैसे रोका जा सकेगा? बाकी जगह तो चल भी जाता है, धार्मिक स्थलों को लेकर तो पुलिस और स्थानीय प्रशासन भी कई बातों को नजरअंदाज ही कर देता है। शिवसेना के लोग ये मानकर चल रहे हैं कि राज्यकाज उद्धव ठाकरे चला रहे हैं क्योंकि वो सीएम हैं, लेकिन हर दूसरे दिन शरद पवार की चौखट पर हाजिरी लगाने, सलाह लेने के लिए भागदौड़ करने वाले उद्धव ठाकरे की असलियत आखिर खुल ही गई। महाराष्ट्र में वैसे भी वित्त से लेकर गृह विभाग तक पर शरद पवार के लोगों का कब्जा है और हकीकत तो यही है कि उद्धव ठाकरे शरद पवार का एक मोहराभर है। असली सरकार तो वही चला रहे हैं। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने इशारों में ही सही लेकिन इस बात को कबूल किया कि सरकार शरद पवार के अनुभवों के सहारे चल रही है। अब शरद पवार का अनुभव कोरोना काल में महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है। प्रवासी मजदूरों को कैसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया गया, ये भी सबने देखा। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मजबूत है, महाराष्ट्र सरकार वेंटिलेटर पर नहीं है। उन्होंने शरद पवार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार को शरद पवार के अनुभव का फायदा मिला है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सरकार के कामकाज पर बात की। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के दौरान अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि वो एक व्यक्तिगत निर्णय भी हो सकता है कि गलत फैसला भी लिया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद जब सरकार बनाने की बात हुई तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी और शिवसेना की सरकार बननी तय थी और बननी भी चाहिए थी क्योंकि उनका बहुमत था। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारे पास नंबर नहीं था, इसलिए हमें विपक्ष में बैठना था। लेकिन जब बीजेपी और शिवसेना में अनबन होने लगी और काफी समय तक अनिश्चितता की परिस्थिति बनी रही तो हो सकता है उस दौरान अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने बात की हो। उन्होंने बात की हो कि ये सरकार नहीं बन पा रही, आप ही हमारे साथ आ जाइए। पटेल ने कहा कि इस प्रकार की बातचीत हुई जरूर थी। वैसे हमारा सरकार में जाने का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि हमारे पास नंबर नहीं थे। ये सब बीजेपी और शिवसेना की अनबन के चलते हुआ, लेकिन उसमें एनसीपी का कोई प्लान नहीं था। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है कि अजीत पवार का ये प्लान था। इसी दौरान प्रफुल्ल पटेल ने ये भी कहा कि कुछ बातों को पर्दे के पीछे भी रहने देना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि इसमें कुछ छिपाने की बात है, लेकिन अब जो हो चुका है और सब बीत चुका है उस पर बात नहीं हो। बाद में अजीत पवार ने कहा कि मेरी मंशा एनसीपी को नाराज करने की नहीं थी। कोरोना काल में हवाई सेवाओं के शुरू होने पर प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि हवाई सेवाओं को शुरू करना जरूरी था, इसलिए फैसला एकदम सही है, लेकिन लॉकडाउन से बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी है। लोगों के यातायात पर पाबंदी लगा देना उचित नहीं था, लेकिन इन दिनों रेलवे की हालत को देखा गया कि किस प्रकार लोग बड़ी संख्या में स्टेशन पहुंचे और इस दौरान दूरी का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा के दौरान सावधानी बरती जाती है। वहाँ रेलवे या बस की तरह भीड़ नहीं होती, वहाँ काफी लिमिटेड लोग पहुँचते हैं, इसलिए हवाई सेवाओं को शुरू करना सही फैसला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी और केंद्र सरकार पर अक्सर सवाल उठाने वाली शिवसेना को केंद्र सरकार के काम में खूबियां ज्यादा दिखने लगी हैं।
शिवसेना सांसद संजय राउत का ये कहना है कि राम मंदिर, 3 तलाक और आर्टिकल 370 ऐसे मुद्दे रहे जिन पर मोदी सरकार ने अच्छा काम किया। इन मुद्दों पर हम बीजेपी के साथ तब भी खड़े रहे जब सरकार में शामिल थे और तब भी खड़े रहे जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी और अमित शाह से बात होती रहती है। संजय राउत के इस बयान को हाल ही में हुए सियासी संकट से जोड़कर देखा जा रहा है, जब राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल उठा दिए थे और शरद पवार अपनी सियासी गोटियां चल रहे थे। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश को आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच अच्छी है। जाहिर है संजय राउत की बातें न तो राहुल गांधी को अच्छी लगेंगी और न सोनिया गांधी को, क्योंकि इन सारे मुद्दों पर कांग्रेस का रुख मोदी सरकार के विरोध में ही रहा है। राउत ने कहा कि मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जिनकी इच्छा रही है कि देश में पिछले 60 सालों में जो काम नहीं हो पाए वे काम होने चाहिए। देश के लिए मोदी जी का जो ब्लूप्रिंट है वो काफी अच्छा है, लेकिन उस पर अच्छे से अमल करने की जरूरत है और साथ ही देश के विपक्ष को भी उन्हें साथ लेकर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार कुछ मुद्दों पर विफल हुई है, लेकिन कुछ मुद्दों पर उन्होंने अच्छा काम किया। नोटबंदी और जीएसटी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा है, लेकिन राम मंदिर, 3 तलाक और आर्टिकल 370 ऐसे मुद्दे रहे जिन पर मोदी सरकार ने अच्छा काम किया। इन मुद्दों पर हम बीजेपी के साथ तब भी खड़े रहे जब सरकार में शामिल थे और तब भी जब कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। उन्होंने कहा कि शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी और अमित शाह से बात होती रहती है। सीएए के मुद्दे पर राउत ने कहा कि इस मामले पर पूरे देश में अराजकता का माहौल बना, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कई राज्यों में सीएए का कोई मायने ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान, भारत चीन जैसे मुद्दों को छोड़कर केंद्र सरकार को इस समय सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर अगले 2 साल तक देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।